बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। पाकिस्तान को IMF की तरफ से 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर की किस्त मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया कि IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि IMF के जायजा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रकम जारी करने की मंजूरी 9 मई को दी थी। दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैदियों का तबादला वहागा अटारी पोस्ट पर आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हिदायत की है कि वो भारतीय हमलों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करके भिजवाएं। जराये के मुताबिक नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जिला डिप्टी कमिश्नर से तैयार करने की हिदायत की गई है, जिसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को होने वाले नुकसान की तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। जराये का कहना है कि रिपोर्ट में इंसानी जानों को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात फराहम की जाएंगी और भारतीय हमलों से नुकसान की तफसीलात कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों को फराहम की जाएंगी, जबकि रिपोर्ट की रोशनी में बहाली के कामों की मंसूबाबंदी की जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरे करने का भी इम्कान है। पाक भारत कशीदगी के बाइस IMF का दौरा एक हफ्ते ताखीर का शिकार हुआ है। IMF वफ़द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा, जबकि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी और मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशारे पर इकट्ठा कर ले। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडरों को एक जगह जमा कर ले। ट्रंप ने कहा है कि कुछ ही रोज पहले मेरी इंतजामिया तशद्दुद के बढ़ते वाकयात रुकवाने के लिए तारीखी जंग बंदी में कामयाब हुई है। इसके लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया उन्होंने दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। जंग रुक गई है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। दूसरी जानिब तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है और भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि सिंतास मुआहिदा भी मुअत्तल रहेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को 2 मरतबा भारत से टेलीफोनिक राबता किया। उन्होंने ट्रंप का बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि 7 मई के हमले के बाद 10 मई की फौजी कार्रवाई और जंगी मुआहदे पर पहुंचने तक अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना था कि जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, उसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तनाज़ा कश्मीर पर भारत का मौक़िफ़ पहले की तरह वाज़ेह है और ये मसला मुकम्मल तौर पर दो तरफा है, उसे सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसले कश्मीर ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से मनवा लिया है। पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती क़यादत ने इस देरीना तनाज़े को मौसर अंदाज में उजागर किया, जिससे आलमी राय आमा हिलकर रह गई। जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर बैनुल अक़वामी ऐवानों में गूंजने लगा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, सिफारती महाज और मीडिया ने जिस शिद्दत और यकसुई से मसला कश्मीर को उठाया, उसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। DGISPR की ज़ेर क़यादत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम दिया गया कि जब तक ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नहीं होता, पायदार अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में मसला कश्मीर पर आलमी बरादरी की तवज्जो बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालिसी की पेशकश ने वाज़ेह कर दिया कि आलमी कुव्वतें अब उसे भारत का अंदरूनी मसला नहीं समझती। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और मीडिया मुहिम के नतीजे में आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी मुतहरिक हुई, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में होने वाली ज्यादतियों को मावराए अदालत कातिल और आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एतराफ भी अहमियत रखता है। एक टीवी इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो चुका है और आलमी ताकतें अब इस तनाज़े पर संजीदगी से दिलचस्पी ले रही हैं। ये बयान भारतीय बयानिए की मुकम्मल नफी करता है और इस बात का सबूत है कि मसला कश्मीर सिर्फ सरहदी नहीं, आलमी मसला बन चुका है, जिसका हल कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में तलाश करना नागुज़ीर है। अगरचे हालिया कशीदगी के बाद जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन असल तनाज़ा जूं का तू बरकरार है। भारत की मुसलसल हर धर्मी बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान कर दिया। तुर्की की काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। उन्होंने कहा, तुर्की ने दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू की गई। रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की शवाहिद मौजूद हैं। भारत आलमी दहशतगर्द मुल्क है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी का भारत बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की, चीजें इतने बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला भारत के अवाम करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात में कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुलाकात के एजेंडे में ये चीजें हैं, दहशतगर्दी एजेंडे का एक और हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। भारत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा एजेंडा मसला कश्मीर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा पानी के मसले पर बात की जाएगी। पानी के मामले को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मॉस्को में रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, इलाकाई इस्तेहकाम, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरपा अमन के क़याम के लिए रूस मज़बत और मौसर किरदार अदा करे। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। रूसी क़यादत को दूसरी जंग अज़ीम में फतह की 80वीं सालगिरह पर पुरतपाक मुबारकबाद भी दी गई और कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और मतवाज़न शराकतदारी का ख्वाहिशमंद है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमेरिकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई है। रिजवान शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द से सफारत खाने में मुलाकात। पाक भारत कशीदगी दूर करने के लिए रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी मुदाखलत को सराहा और कहा कि मौजूदा जंगबंदी नाजुक है। जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए अमेरिका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने भारत पर वाज़ेह किया कि संतास मुआहदे पर एक तरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है।
रुक करते हैं अदालती खबरों को और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि पैरोल की दरखास्त सजा मअतली केस में मुख्तलिफ है, उसे अलग तौर पर देखा जाएगा। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि पैरोल पर रिहाई की दरखास्त को सजा मअतली केस के साथ फिक्स किया जाए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त की काबिल समाअत होने का फैसला अदालत को करना है, यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दायरा इख्तियार नहीं। उनका यह भी कहना था कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि एक शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा, जो कि खतरनाक रुझान है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी है और वो सजा याफ्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि जो एतराजात लगाए गए हैं उन पर अदालती हुक्म जारी किया जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि पैरोल पर रिहाई एक मुख्तलिफ नौयत का मामला है और उसे अलग से फैसला किया जाएगा। हुकूमत के ज़ेर इख्तियार मामले को अदालत में लाने के बजाय मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी पीटीआई मुआफ़ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल रिहाई के लिए भी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और तमाम आइनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हर हफ्ते मुलाकात का अदालती हुक्म मौजूद है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। उनका कहना था कि बजट करीब है, सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। मुलाकात से रोकना बहुत बड़ी ज़्यादती है। अपडेट करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुनाद अली शाह की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक मुलाकात में सूबा सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तरक्याती मनसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अवामी मसाइल के फौरी हल और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुतालिक इब्तदाई मुशावरत भी की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और बाहिमी एतमाद का इजहार किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इजलास में नेस्पाक के नुमाइंदे ने मुजव्वज़ा अमल दरामद के मंसूबे और काम की दायरे कार पर ब्रीफिंग दी। प्रेजेंटेशन में शहरी तजदीद, बेहतर शहरी सहूलियात और जामी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाले कलीदी अज्जा पर रोशनी डाली गई। सेशन के दौरान मेयर ने तेजी से अमल दरामद और अमली नफाज की जरूरत पर जोर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बगैर किसी ताखीर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट को हतमी शक्ल दें और फौरी तौर पर ऑन ग्राउंड काम शुरू करें। मेयर वहाब ने कहा कि लियारी की तब्दीली सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि ये एक तरजीह है। हर संग मील को अज़म और उजलत के साथ हासिल किया जाना चाहिए। इजलास में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फहीम चाचड़ ने भी शिरकत की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए जारी कोशिशों के दौरान पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं और जिलाई कारकुनों पर बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में जुनेद अकबर ने अपने ही जिले के रहनुमाओं और कारकुनों को खरी खरी सुना दी। जुनेद अकबर का कहना था कि मेरे अपने जिले के लोग अगर बाहर निकल आए तो इतनी हद तक न होती। मैं एमएनए हूं और अपना एमपीए तक साथ नहीं दे रहा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ग्रुप में मैसेज करता हूं, एमपीए जवाब ही नहीं देता। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 231 लोग हैं, वही अगर बाहर आ जाते तो हमारी कुछ इज्जत रह जाती। अपने बयान में उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि वो जल्द कोई फैसला कर सकते हैं। जुनेद अकबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे अब कोई फैसला करना ही होगा। जुनेद अकबर के इस सख्त रद्द-ए-अमल के बाद पार्टी हलकों में हलचल मच चुकी है, जबकि कारकुनों की खामोशी पर सवालात उठने लगे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास। आईजी पंजाब ने जारी तरक्याती मंसूबों को 30 जून तक हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा इजलास और आईजी पंजाब ने जारी तरक्याती मंसूबों को 30 जून तक हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है।
اہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا. ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک حادثہ باغپورہ جی ٹی روڈ آخری منٹ کے قریب پیش آیا. ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکل سواروں کو زون ڈالا جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 4 زخمی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. حادثے کے بعد تیز رفتار ڈمپر الٹ گیا جبکہ ایک رکشہ مکمل طور پر تباہ ہوا. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے بعد نعشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کے علاقے ناظم آباد گول مارکیٹ میں واقع گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے باہر اندوناک واقعہ پیش آیا. فائرنگ کے نتیجے میں باپ جان کی بازی ہار گیا. اسکول کی طالبہ بیٹی شدید زخمی ہو گئی ہے. واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی عبدالارحم سے. جی ارحم، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے کیا تازہ ترین معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ واقعہ جو ہے تقریباً 8 بجے کے قریب پیش آیا ہے ضلع وسطی کے علاقے ناظم آباد میں، جہاں پہ ایک گورنمنٹ اسکول ہوا کرتا ہے جس کو پائلٹ اسکول کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے. اچھا، وہاں پہ باپ جو ہے بیٹی کو چھوڑنے آیا تھا. بیٹی کی عمر جو ہے 9 سالہ بتائی جا رہی ہے اور آمنہ کے نام سے جو ہے انکشاف کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے باپ جو ہے گولی لگنے سے جو ہے جاں بحق ہو گیا ہے. بیٹی ابھی جو ہے طبی امداد کے لیے فلفور جو ہے جناح ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بچی کی جان جو ہے بچائی جا سکے کیونکہ اس کے سر پہ بھی جو ہے چوٹ وغیرہ آئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جو ہے مقتول کی جو فرار ہونے والا ملزم ہے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا جا سکے. جی بہت شکریہ. کراچی میں پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا گیا. منگو پیر میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی. سرجانی ٹاؤن میں رکشہ الٹنے سے بہن بھائی جاں بحق جبکہ بھائی زخمی ہو گیا. منگو پیر گلشن توحید میں سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی کے علاقے لیاری جہان آباد میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کی اطلاع پر سرچ آپریشن. ایس ایس پی کماڑی کے مطابق ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزم ہلاک ہو گیا جس کی شناخت متی اللہ عرف افغانی کے نام سے کی گئی. ہلاک ملزم ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث تھا. منگو پیر میں فائرنگ سے نعیم نامی شخص زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی کے قریب تیز رفتار رکشہ الٹنے سے 12 سالہ بچی جاں بحق جبکہ بھائی زخمی ہو گیا. ریسکیو حکام کے مطابق بچوں کی شناخت جاں بحق 12 سالہ سیرل بحق جبکہ زخمی 5 سالہ ایان کے ناموں سے کی گئی. دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. رات گئے منگو پیر کے علاقے گلشن توحید اور ملحقہ علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا. اس دوران رہائشیوں کے قوائف کی بایو میٹرک کے ذریعے شناخت کا عمل بھی جاری رہا. پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا. اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی مظالم، محاصرے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے اجلاس میں غزہ میں بھوک، قحط اور طبی بحران کو بھی اجاگر کیا گیا. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ کے انسانی بحران پر عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا بھرپور مطالبہ کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اہم اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں. اسرائیلی محاصرہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور عالمی برادری کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے. عاصم افتخار نے اسرائیلی مظالم پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. طبی عملے اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا. 71,000 بچے اور 17,000 مائیں فوری علاج کے منتظر ہیں. پاکستانی مندوب نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اگر یہ مظالم نہ رکے تو پورا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. فلسطینیوں کو امن سے جینے کا حق دیا جائے اور غزہ کی تعمیر نو کے پروگرامز کی بھرپور حمایت کی جائے. اسی اجلاس میں اقوام متحدہ کے ریلیف چیف نے بھی
کی سنگین صورتحال کی تصدیق کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو آگاہ کیا کہ غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جائے۔ قحط اب تشویشناک رخ اختیار کر چکا ہے، لاکھوں افراد خوراک، پانی اور ادویات سے محروم ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی پارلیمان میں سنتاس معاہدے کی گونج سنائی دینے لگی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاملہ بھارت اور پاکستان کے مابین مزید کشیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی تک رسائی کے مسئلے کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے، انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ برطانیہ میں رہنے والے 3 ملین سے زائد افراد کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بحران کے آغاز سے اب تک بھارتی اور پاکستانی ہم منصوبوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ شفقت علی وفاقی وزیر بن گئے۔ حالیہ انتخابات کے بعد شفقت علی کینیڈا کے شہر برمپٹن سے دوسری بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے شفقت علی کو وفاقی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے انہیں ٹریجری بورڈ کا صدر مقرر کر دیا۔ شفقت علی کینیڈا کے پہلے پاکستانی نژاد وزیر بنے۔ نو منتخب کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کابینہ اراکین کی تعداد بھی 39 سے کم کر کے 29 کر دی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مارک کارنی نے اہم قلمدان رکھنے والے اکثر وزراء کو ان کی وزارتوں پر برقرار رکھا ہے، تاہم وزیر خارجہ میلانی جولی کو وزیر صنعت مقرر کر کے ان کی جگہ انیتا آنند کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ پاکستان کے اولمپئن گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرور ارشد ندیم پیرس اولمپکس کے بعد پہلے بڑے ایونٹ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ میں اپنی بہترین تھرو کر کے گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ارشد ندیم پنجاب کے اسٹیڈیم لاہور میں سخت ٹریننگ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم نے کہا کہ 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہوں۔ اولمپکس کے بعد پہلا بڑا ایونٹ ہے۔ ایشین چیمپئن شپ 27 سے 31 مئی تک کوریا میں ہوگی۔